एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। और अगर हम इसका स्टॉक के बारे में बात करें तो 1999 में जहां पे ये स्टॉक सिर्फ 35 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहीं आज की डेट में ये स्टॉक 6700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि फ़िलहाल ये अभी एक करेक्शन जोन में है। कुछ दिन पहले इसने अपना 52 वीक्स का हाई भी बनाया था और ये स्टॉक 10,000 को क्रॉस कर चुका था। तो अगर हम 1999 की बात करें जहाँ पे ये स्टॉक सिर्फ 35 रुपीज़ का था, अगर उस टाइम किसी ने 10,000 रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज उसकी कीमत जो है 20 लाख रुपीज़ होती। तो इस स्टॉक में आगे देखें तो ये स्टॉक जो है 35 रुपीज़ से लेके इसने आगे प्रोग्रेस किया, फिर ये 100 रुपीज़ तक आया और फिर 2013 में इसमें एक रैली आई और वहाँ से इस स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये आगे ही बढ़ता गया। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते कोविड के टाइम में इसमें एक करेक्शन देखने को मिला था जब पूरा का पूरा आईटी सेक्टर नीचे आया था, लेकिन उसके बाद फिर से अगस्त 2022 में इसने रिबाउंड किया और ये स्टॉक 10,000 को भी क्रॉस कर गया। उसके बाद फिर आगे ये स्टॉक अच्छा चलता रहा, लेकिन फिर इसके Q2 के रिजल्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये स्टॉक अपने करेक्शन जोन में आ गया और 10,000 से गिरकर ये स्टॉक जो है फिलहाल 6700 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक जिसमें इतने हमने फ्लक्चुएशंस जैसे मैंने अभी आपको बताई, तो क्या इस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? तो उसके लिए स्टॉक को अच्छे से जानना ज़रूरी है, कंपनी की डिटेल्स को जानना ज़रूरी है, उसके फाइनेंशियल्स को समझना ज़रूरी है। इसलिए आज की वीडियो में हम टाटा एलेक्सी का डिटेल स्टॉक एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी किस तरीके की है, इसका काम क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, किस तरीके के ग्रोथ आस्पेक्ट्स हमें इसमें दिखते हैं और इसके Q3 का भी अभी रिजल्ट आया था तो उसमें किस तरीके का बिहेवियर है। और जब Q2 के रिजल्ट के टाइम में इसमें हमें एक फॉल देखने को मिला था, तो ऐसा Q2 के रिजल्ट में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये फॉल आया था, क्या इस स्टॉक में ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का, क्या नियर टर्म टारगेट लेवल है, सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले हम इस कंपनी के बिज़नेस मॉडल को समझ लेते हैं और ये काम क्या करती है इसके बारे में जान लेते हैं, ताकि हम ये पता कर पाएँ कि क्या फ्यूचर में इसकी डिमांड रहने वाली है। तो जिस बिज़नेस मॉडल से ये कंपनी काम करती है, जिस बिज़नेस मॉडल में, उसका फ्यूचर में काफ़ी ग्रोथ है, काफ़ी ग्रोइंग है। 1989 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर है डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की। तो जिन डिपार्टमेंट्स को ये प्रोवाइड करती है अपने सर्विसेज वो है मीडिया टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव्स एंड कम्युनिकेशंस। तो इन सेगमेंट्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी ऑटोमोटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट जैसे सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये हमने कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में देख लिया। तो जिस तरीके की ये कंपनी है, जैसा काम करती है, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है और इनका जो सेगमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट सेगमेंट्स में ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसे देख के ही लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी की बहुत ज़्यादा डिमांड है और काफ़ी ग्रोइंग है। इसके बाद अब हम ये देख लेते हैं कि डिफरेंट सेगमेंट्स में कंपनी को कितना कितना रेवेन्यू आता है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में इनका जो फैला हुआ है बिजनेस, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से इनको कितना रेवेन्यू आता है। इसके बाद ही इनके जो मेन 4 सेगमेंट्स जिसमें ये कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव्स, कम्युनिकेशन, मीडिया वगैरह में, वहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है। और जो इनके 3 मेन सेगमेंट्स हैं उस सब भी में हम एक बार रेवेन्यू इनका देख लेते हैं कि कहाँ से इनको कितना कितना पोर्शन ऑफ रेवेन्यू आता है। तो मेन 3 सेगमेंट्स जहाँ पे ये कंपनी काम करती है, तो पहला है एम्बेडेड प्रोडक्ट डिज़ाइन, जहाँ से कंपनी को 88% रेवेन्यू आता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन विजुअलाइजेशन, जहाँ से कंपनी को 9.5% तक का रेवेन्यू आता है। और तीसरा है सिस्टम इंटीग्रेशन सपोर्ट, जहाँ से कंपनी को 2.5% तक का रेवेन्यू आता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट सेगमेंट्स जहाँ पे कंपनी अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वहाँ से कितना कितना रेवेन्यू आता है। तो पहला अगर हम देखें, मीडिया और कम्युनिकेशन से 44%, ट्रांसपोर्टेशन से 41%, हेल्थ केयर से 10% और अदर्स से इसको 4% का रेवेन्यू आता है। वही अगर हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो अमेरिका से इसको 36.5% का रेवेन्यू आता है, इंडिया से 13% का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 14.5% तक का इसको रेवेन्यू
आता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है और जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड से ये कंपनी कनेक्टेड है और जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि ये कंपनी आगे फ्यूचर में कितना अच्छा करने वाली है। और जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1995 में सिर्फ 35 रुपीज़ का स्टॉक था, फिर ये 100 तक गया। 2013 में इसमें एक रैली भी आई थी, फिर ये स्टॉक जो है 1400 के आसपास भी पहुँचा था, लेकिन कोविड टाइम में क्योंकि पूरा सेक्टर ही डाउन था इसलिए इसमें करेक्शन आई थी। 500 के आसपास नीचे गिर गया था ये स्टॉक। उसके बाद फिर इसमें एक रीबाउंड हुआ और लास्ट ईयर अगस्त में इसने अपना एक हाई भी बनाया था 10,000 के आसपास, 10,000 के ऊपर गया था ये। फिर इसमें Q2 का रिजल्ट आया और फिर से इसमें एक करेक्शन देखने को मिला। तो क्या इस करेक्शन में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के फ्यूचर को समझने के लिए उसके फाइनेंशियल्स को देखना ज़रूरी है कि किस तरीके की ये कंपनी है, कैसी परफॉर्मेंस देती आ रही है पीछे पास्ट में। तो इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो करेंटली ये स्टॉक, जैसे हमने बताया था कि 6,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका मार्केट कैप आप यहाँ से देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप आप यहाँ पे 41,730 का है। ROCE ROE दोनों ही हेल्दी है, 15% से ज़्यादा है। इसकी कंपनी ने अपना हाई बनाया था 10,760 पे लास्ट ईयर, और ये जो है उस टाइम से काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन फिर भी अपने लो से ये काफ़ी ऊपर आया है। जहाँ इसने लो बनाया था 5,708 का, वहाँ से ये अभी स्टॉक जो है फिर से रिबाउंड कर रहा है। और उसके बाद रिजर्व भी है कंपनी के पास। डेब्ट ऑफ इक्विटी रेशो काफ़ी कम है, 1 से कम है, तो ये एक हेल्दी साइन है। और ये अपने 52 वीक्स के हाई से 37% तक जो है ये करेक्ट हो चुका है। उसके साथ ये जो कंपनी है वो डिविडेंड भी देती है, तो 57% का ये एक हेल्दी डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। फिर अगर हम इसके प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे ये स्टॉक को देखेंगे कि 26% के CAGR से इसने पिछले 5 सालों में अपना प्रॉफिट ग्रोथ भी करके दिखाया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। उसके बाद जहाँ मैंने आपको बताया था कि कोविड के टाइम में ये स्टॉक जो है वो काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन पिछले 2 सालों में उसके बावजूद भी 20% का इसने रिटर्न बना के दिखाया है। वहीं पिछले 5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 6 गुना किया है, 600% का रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ही इंप्रेसिव डेटा है। तो ये हमने इसके जो है फाइनेंशियल्स की बात की। अब जैसा कि हम बोल रहे हैं कि अभी इसमें करेक्शन क्यों देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये स्टॉक इतना आगे चला गया था 10,000 के आसपास, तो ये करेक्शन क्यों देखने को मिली है। तो इस करेक्शन की अगर हम बात करें तो वो रीज़न है Q2 का रिज़ल्ट। तो Q2 के रिज़ल्ट को अगर हम यहाँ से एक नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आप क्वार्टरली रिज़ल्ट अगर देखेंगे कंपनी की का जो Q2 का, अभी Q3 का रिज़ल्ट आया है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले Q2 का रिज़ल्ट आप देखेंगे तो कंपनी की सेल्स बढ़ी है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर कंपेयर करें तो वो कम हो गया है। उसके बाद ही अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर, जहाँ पे जून वाले क्वार्टर में आप देखेंगे 185 का था, तो सितंबर Q2 में ये 174 हो गया है। तो कंपनी ने प्रॉफिट तो बना के दिखाया है, लेकिन नॉट एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इसके जो डेटा थे वो नहीं आए हैं। कंपनी ने प्रॉफिट किया था, सेल्स भी किया था, लेकिन Q1 के कंपैरेटिवली Q2 का जो रिज़ल्ट था वो कम आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको डाउनग्रेड कर दिया था और इस स्टॉक में जो है काफ़ी फॉल देखने को मिला था, जिसकी वजह से उसके बाद ही इसमें एक करेक्शन जोन जो है देखने को मिला। अब हम इसके Q3 की भी बात कर लें कि अभी फ़िलहाल हमें उसके बाद इसमें एक रिबाउंड भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी धीरे धीरे ये स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। तो अगर Q3 का रिज़ल्ट जो अभी जनवरी में आया था, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि Q3 में फिर से इस स्टॉक ने एक सस्टेनेबल जो है एक रिज़ल्ट दिखाया है कि, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है दिसंबर के क्वार्टर का, Q3 का, वो इंक्रीज़ हुआ है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है। फिर आप इसका प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी हमें इसमें दिखेगा कि ये भी इंक्रीज़ हुआ है। तो Q2 में अगर हम कंपैरिजन वाइज क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो हमें फॉल देखने का मिला था। 33% का रिटर्न था, लेकिन एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशन रिजल्ट नहीं आए थे, इसीलिए Q2 के बाद जो है हमें इस स्टॉक में फॉल देखने को मिला था। लेकिन Q3 में फिर एक स्टडी ग्रोथ देखने को मिली है, तो जिसके बाद से इस स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट फिर से एक देखने को मिल रही है। और आगे ये स्टॉक अगर ऐसे ही स्टेडी जो है परफॉर्मेंस देता रहा तो ये आगे भी अच्छा कर सकता है।
अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे भी एक नज़र डाल लेते हैं कि पास्ट ईयर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस में किस तरीके से ग्रोथ आई है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की सेल्स जो है वो ग्रो हुई हैं। वही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब मार्च 19 में अगर आप डेटा देखें तो यहाँ पे आप 416 करोड़ का दिख रहा है और मार्च 20 में वो फॉल हो गया है। तो जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं कि कोविड की में सारा IT सेक्टर ही जब नीचे गया था तो इसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हुई थी, लेकिन फिर इससे रीबाउंड किया और मार्च 2021 में ये बढ़ता ही गया है। उसके बाद मार्च 22 में आप देखेंगे कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जो है आगे इंक्रीज करके ही दिखाया है। मतलब इनकेस हम इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपना एक स्टेडी ग्रोथ करके दिखा रही है। वहीं पिछले 5 सालों में बात करें तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 46% के CAGR से ग्रो किया है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इसी तरीके से ये कंपनी ग्रो करती रही और अपने जो ग्रोथ को सस्टेन रखती है, अपने बैलेंस शीट को मेंटेन, प्रॉफिट एंड लॉस को मेंटेन रखती है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट सस्टेन रखती है, तो इस तरीके की कंपनीज़ को पोर्टफोलियो में ऐड करना एक बहुत ही सही डिसीजन रहेगा। तो जो अभी टाइम चल रहा है फ़िलहाल कि जब हमें इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रही है, तो ये एक सही टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने का। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप लेने का कहीं सोच रहे थे तो ये एक करेक्ट टाइम है जब आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि Q2 के रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आने की वजह से ये नीचे आया था, लेकिन Q3 में फिर से कंपनी ने एक अच्छा स्टेडी ग्रोथ करके दिखाया है और आगे ये इस तरीके से सस्टेन रहेगा तो ये बहुत अच्छा आपको एक रिटर्न बना के दे सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये आगे क्या लेवल टच कर सकता है कंपनी, उससे पहले मैं आपको अपने कुछ सर्विसेज बताना चाहूँगी। तो हमारी शेयर मार्केट की क्लासेस चलती हैं पुणे में और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है और कई तरीके के हमारे जो है फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, चाहे आपको म्यूचुअल फंड या SIP रिलेटेड कोई अगर नॉलेज या सर्विस चाहिए या आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो किसी भी तरीके की आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो वो हमारे यहाँ फुलफिल की जा सकती है, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे इसके नियर टर्म टारगेट लेवल की, लेकिन उससे पहले एक और न्यूज़ है इस स्टॉक से रिलेटेड जिसकी वजह से हमें एक और जो है एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो सौरभ मुखर्जी जो मार्कलेस इन्वेस्टमेंट फर्म के फाउंडर हैं, तो उनका भी टाटा एलेक्सी को लेके काफ़ी पॉजिटिव व्यू है। अभी रिसेंट ही न्यूज़ आई थी कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी को जगह दी है, उसे ऐड किया है, क्योंकि उनका मानना है कि इस तरीके की कंपनी जो है जिसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, कोविड के बाउंड भी इसने 20% का ग्रोथ करके दिखाया है, रिटर्न करके दिखाया है और आगे भी इस तरीके की अगर इसकी ग्रोथ रही तो ये स्टेडी ग्रोथ रही तो ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न आगे दे सकता है। इसलिए उन्होंने इस स्टॉक को पिक किया है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके की ये कंपनी है जैसा ग्रोथ करके दिखा रही है, तो आगे भी ये लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। तो क्योंकि ये एक बिज़नेस है, बिज़नेस जो है वो एक हमेशा एक जैसा सब नहीं रह सकता है, अप एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, लेकिन जब ये टाटा की कंपनी है, IT सेक्टर से बिलोंग करती है, तो इस तरीके की कंपनीज में एक ट्रस्ट डेवलप होता है कि ये हमें आगे फ्यूचर में अच्छा ही ग्रोथ करके दिखाएंगी। तो ऐसे स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में पिक करके लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रख सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस है। अगर आप इस स्टॉक पे इंटरेस्टेड हैं तो आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करें, कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से ज़रूर चेक करें कुछ भी आप डिसीजन लेने से पहले। लेकिन ये मेरी एनालिसिस थी। तो नियर टर्म टारगेट लेवल जो आप फॉलो कर सकते हैं, तो इसमें पहला करेंटली ये स्टॉक 6701 पे ट्रेड कर रहा है और आगे ये स्टॉक नियर टर्म में 6900 तक का लेवल टच कर सकता है, फिर ये 7100 एंड देन 7600 तक भी जा सकता है। जैसा कि हमने देखा था 10,000 तक भी ये स्टॉक गया था, तो नियर टर्म में ये लेवल ये टच कर सकता है। स्टॉप लॉस आप इसमें पहला फॉलो कर सकते हैं 6550 का एंड देन 6300 का। तो ये मेरी एनालिसिस थी जिसमें मैंने आपको डिटेल में इस कंपनी के बारे में बताया है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, किस तरीके की कंपनी से की प्रॉफिट ग्रोथ है, कैसा CAGR के हिसाब से इसका ग्रोथ चल रहा है। जैसे 26% के CAGR से कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिट ग्रोथ करके दिखाया है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि पब्लिक का पैसा पिछले 5 सालों में इसने 46% की रेट से के CAGR से ग्रो करके दिखाया है। कंपनी का ROE काफ़ी इंप्रेसिव है। तो हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये कंपनी जो है अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए एक सूटेबल कंपनी है। तो होप करती हूँ कि आज का ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिए और आगे ही ऐसे वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तब तक के लिए थैंक यू।